नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का विक्ट्री ऑफ IS-20 के यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं जो भारत में मैदानी क्षेत्र हैं उनके बारे में बात करेंगे। हम उत्तर भारत के मैदान के बारे में बात करेंगे, किस तरह से भाबर प्रदेश है, तराई का मैदान है ना, तराई का क्षेत्र है, और इसके अलावा समतल एरिया है, खादर भूमि का क्षेत्र है, बांगर भूमि का क्षेत्र है। और इसके अलावा एक और मैदानी क्षेत्र भारत में पश्चिमी तटीय मैदान देखेंगे। अलग अलग क्षेत्र हैं जैसे कोंकण तट, कन्नड़ तट, मालाबार तट, है ना, और पूर्वी तटीय मैदान देखेंगे, है ना, उत्तरी सरकार तट देखेंगे। तो इन सारी चीजों पर हम बहुत ही एक कॉम्प्रिहेंसिव डिस्कशन करने वाले हैं आप लोगों के साथ में, तो आप लोग हमारा साथ दीजिएगा दोस्तों। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए सबसे पहले बात करते हैं हम लोग उत्तर भारत के मैदान पर, है ना। तो उत्तर भारत के मैदान में अगर हम देखें, ये नदियों के द्वारा निर्मित है उत्तर भारत का मैदान। और कैसे निर्मित है, इसकी कहानी क्या है। आप सभी को पता है कि उत्तर में हिमालय विशाल पर्वत स्थित है, और हिमालय पर्वत से जो है दोस्तों बहुत सारी नदियां जो है निकलती हैं, है ना। और हिमालय पर्वत से बहुत सारी नदियां निकलती हैं, और वो नदियां क्या करती हैं कि हिमालय से कंकड़ पत्थर, है ना, इन छोटे छोटे कणों को, बड़े बड़े पत्थरों को भी बहा करके अपने साथ ले जाती हैं। क्योंकि ऊंचाई से जब नदियां हिमालय से बहती हैं तो बहुत स्पीड में बहती हैं भाई, ऊंचाई से नीचे की ओर, ढलान की ओर बहेंगी, तो उस स्पीड के चक्कर में कंकड़ पत्थर बहुत ज्यादा आ जाता है साथ में। अब जैसे ही नदियां नीचे आती हैं, हिमालय से नीचे उतर करके आती हैं, तो नीचे गिरिपाद यानी कि हिमालय के नीचे वाले स्थान पर वो कंकड़ पत्थर को जमा कर देती हैं। वहां पर वो सब जमा हो जाते हैं एक जगह, है ना। तो एक बहुत बड़ा क्षेत्र अगर हम देखें, लगभग 12 किलोमीटर का क्षेत्र, हिमालय के गिरिपाद से लेकर के दक्षिण की ओर 12 किलोमीटर की एक लंबी पट्टी है, जो कि कंकड़ पत्थरों से, बड़े बड़े पत्थरों से जो है ढकी हुई है पूरी जमीन, है ना। और वहां पर पानी जो आता है वो पूरा का पूरा पानी वहां पर विलुप्त हो जाता है, उसे हम कहते हैं भाबर प्रदेश, ठीक है ना। भाबर प्रदेश में जल विलुप्त हो जाता है, और इसके बाद फिर आगे जल निकलता है। वहां पर भाबर प्रदेश में पानी नहीं दिखाई देगा, क्यों? क्योंकि कंकड़ पत्थर ऊपर बड़े बड़े हैं, नीचे से पानी निकल रहा है, ठीक। अब वो आए कहां है, नदियों के द्वारा ही बहा कर लाए गए हैं हिमालय के ऊंचाई वाले क्षेत्रों से। फिर आगे जब पानी निकलता है तो वहां पर मैदानों में पानी फैल जाता है, जिसके कारण से वहां पर दलदल बन जाता है, बहुत बड़ा दलदल, मतलब पूरे में पानी फैल गया। और ऐसा दलदली क्षेत्र, मतलब ये तराई क्षेत्र कहलाता है। ये लगभग अगर देखा जाए तो 20 किलोमीटर भैया क्या है, चौड़ाई पर फैला हुआ है तराई क्षेत्र, दलदलीय क्षेत्र। यहाँ पर बहुत बड़े बड़े पेड़ पाए जाते हैं, है ना, एकदम दलदलीय क्षेत्र है। बड़े मच्छर, जहरीले मच्छर पाए जाते हैं यहाँ पर, जहरीले सांप पाए जाते हैं, अनेक तरह के कीड़े मकोड़े यहाँ पर जो है पनपते हैं इस दलदल वाले क्षेत्र में। तो ये भी जो है भाबर प्रदेश के दक्षिण में ही निर्मित होता है। और इसके बाद हम देखेंगे तो फिर आता है मैदानी क्षेत्र, फिर आता है उत्तर भारत का वास्तविक मैदान जहां पर खेती की जाती है। इस मैदान को दो भागों में बांटा गया है दोस्तों, बांगर भूमि और खादर भूमि। बांगर भूमि वो भूमि होती है, वो मिट्टी होती है जो नदियों के द्वारा बहाकर लाई गई पुरानी होती है, नवीन नहीं है। ये बांगर भूमि कम उपजाऊ है क्योंकि ये पुरानी मिट्टी है, जबकि खादर भूमि वो भूमि होती है जो कि नदियों के द्वारा बहाकर लाई गई नवीन मिट्टी है। नवीन मिट्टी से बनती है खादर भूमि। तो खादर भूमि की उपजाऊ क्षमता बहुत अधिक होती है। तो इस तरह से देखा जाए, अगर उत्तर भारत के मैदान को कितने भागों में बांटा गया है तो वो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि भाबर प्रदेश लगभग कितने 12 किलोमीटर चौड़ाई पर है, तराई का क्षेत्र 20 किलोमीटर का है, और उसके बाद है फिर मैदानी क्षेत्र, ठीक, समतल क्षेत्र जिसको कहते हैं। तो उत्तर भारत में मैदानों को इस तरह से यहाँ पर विभाजन जो है भैया किया गया है नदियों के आधार पर। बात समझ में आई? अच्छा, अब देखते हैं तटीय मैदान। तो तटीय मैदान दो तरह के हैं, पश्चिमी तटीय मैदान और पूर्वी तटीय मैदान। लेकिन तटीय मैदान के बारे में अगर हम बात करें तो ये भी नदियों के द्वारा ही, जलोढ़ निक्षेप के द्वारा ही निर्मित है। जलोढ़ निक्षेप के द्वारा निर्मित है, इसका मतलब क्या हुआ? तो देखिए, जलोढ़ निक्षेप मतलब मिट्टी के द्वारा, जल के द्वारा, यानी कि नदियों के द्वारा बहाकर लाए गए जो निक्षेपण होता है, जो मलबा होता है, उससे बना है ये तटीय मैदान। चाहे वो पूर्वी तटीय मैदान की बात करें, चाहे वो हम पश्चिमी तटीय मैदान की बात करें, ठीक है ना। तो गुजरात से अगर पश्चिमी तटीय मैदान की अगर हम बात करें, एक सेपरेट टॉपिक में पश्चिमी तटीय मैदान की बात कर रहे हैं हम, तो पश्चिमी तटीय मैदान की बात करें तो ये गुजरात से लेकर के अगर देखा जाए तो दक्षिण में कन्याकुमारी तक फैला है। यही तो पश्चिम तट है भारत का, है ना। तट मतलब समुद्र का किनारा वाला एरिया भारत का, तो पश्चिम वाला तो पश्चिमी साइड का। तो पश्चिमी तट मतलब गुजरात से तमिलनाडु के जो कन्याकुमारी है वहां तक स्थित है, ठीक। तो इसमें अलग अलग क्षेत्र भी हैं, अलग अलग हिसाब से इसका कैटेगराइजेशन किया गया है, इसको अनेक भागों में बांटा गया है ना। पश्चिमी तट की नदियों की एक खास विशेषता होती है दोस्तों, पश्चिमी तट में जितनी भी नदियां बहाकर लाती हैं मलबा, ये डेल्टा का निर्माण नहीं करती हैं,
ये एस्चुअरी का निर्माण करती हैं, क्योंकि पश्चिमी तट में पश्चिमी घाट पर्वत है और उस पर्वत से जब नदियां आती हैं तो ऊंचाई से एकदम तेजी से गिरती हैं, तो जमीन को काट देती है नीचे, जिसे कहते हैं जलप्रपात। तो मतलब पश्चिमी तट में बहने वाली नदियां जितनी हैं वो जलप्रपातों का निर्माण लगभग करती हैं, सभी प्रपाती हैं, बहुत ज्यादा। प्रपाती मतलब जलप्रपात, वाटरफॉल का निर्माण करती हैं, ठीक है। तो एस्चुअरी का निर्माण करती हैं, डेल्टा का निर्माण नहीं करती हैं, यानी कि मिट्टी को जमा नहीं करती, मिट्टी को गहरा करती हैं, ठीक। अच्छा, यहां पर देखेंगे गोवा में कुछ नदियां, जैसे मांडवी और ज्वारी नदी गोवा में है ना। गंगावेली और सरावती नदी ये कहां पर है, कर्नाटक में है। और इसके अलावा भरतपूजा नदी, पेरियार नदी ये केरल में है। ये पश्चिमी तट में बहने वाली कुछ नदियां हैं जिनके द्वारा पश्चिमी तटीय मैदान का दोस्तों निर्माण किया गया है। इस बात को आप लोग याद रखेंगे, ठीक है ना। पेरियार नदी वही नदी है केरल की जहां पर जो है नेहरू ट्रॉफी का आयोजन किया जाता है, वलाम कली प्रतियोगिता का आयोजन होता है, यानी कि नौका दौड़ जिसको कहते हैं, वलाम कली प्रतियोगिता को नौका दौड़ कहा जाता है। ये पेरियार नदी में होता है केरल में, ठीक है। ये हर साल एक उत्सव या फिर एक तरह की प्रतियोगिता आयोजित की जाती है। बात समझ में आई। अच्छा, पश्चिमी तटीय मैदान जो कि गुजरात से लेकर कन्याकुमारी तक है, उसको यहाँ पर 3 भागों में बांटा गया है। गुजरात से लेकर दोस्तों अगर देखा जाए तो गोवा तक के भाग को, गुजरात से लेकर के गोवा तक के भाग को, ये सभी तट में है ना, तो उसको हम कोंकण तट कहते हैं। क्या कहते हैं भैया, कोंकण तट कहते हैं। गुजरात से लेकर गोवा तक के भाग को कोंकण तट कहा जाता है, यहाँ पर कोंकणी भाषा बोली जाती है। और गोवा से लेकर अगर देखा जाए तो कर्नाटक में एक बंदरगाह है, मैंगलोर बंदरगाह है। तो गोवा से लेकर के कर्नाटक के मैंगलोर बंदरगाह तक के भाग को है ना कन्नड़ तट कहते हैं। क्या कहते हैं मित्रों, कन्नड़ तट उसको कहा जाता है। क्या, कन्नड़ तट उसको कहते हैं। बात समझ में आ रही है। और मंगलौर से लेकर के तमिलनाडु में कन्याकुमारी तक के भाग को मालाबार तट कहते हैं। ये केरल का तट है लगभग पूरी तरह से, तो केरल का तट मालाबार तट कहलाता है, ठीक है। कर्नाटक का तट कौन सा कहलाता है, कन्नड़ तट कहलाता है ना। महाराष्ट्र और गुजरात वाला जो एरिया है या गोवा वाला जो तट है, इसको हम क्या कहते हैं, कोंकण तट कहते हैं। तो ये है पश्चिमी तटीय मैदान को 3 भागों में बांटा गया है। यहाँ पर मालाबार तट काफी ज्यादा फेमस है। मालाबार युद्धाभ्यास भी होता है 4 देशों के बीच में, क्वाड कंट्री है जो कि है ना, अमेरिका, भारत, ऑस्ट्रेलिया, जापान, इनके बीच में मालाबार युद्धाभ्यास भी होता है हर साल, है ना। तो इस तरह से अगर हम देखें हर प्रत्येक 4 वर्ष में लगभग होता है। यहाँ पर मालाबार युद्धाभ्यास पर बात नहीं बिल्कुल कर रहे हैं हम लोग, है ना। तो मालाबार तट के बारे में हम आपको यहाँ पर एक बात बताएं। मालाबार तट का जो भैया अधिकांश हिस्सा है ये कहां पर आता है, केरल में आता है। कहां पर होता है ये, केरल में। मालाबार तट का अधिकांश हिस्सा कहां पर है, केरल में है, ठीक। और यहाँ पर केरल में मालाबार तट में कुछ लैगून झीलें हैं, जैसे वेम्बनाड, अष्टमुदी। ये क्या है, लैगून झीलें हैं। लैगून झीलें खारी पानी की झीलें कहलाती हैं, ठीक है। तो ये यहाँ पर है, इन्हें स्थानीय रूप से कयाल कहा जाता है। क्या कहते हैं इन झीलों को, स्थानीय रूप से कयाल कहते हैं भैया इन स्थानीय रूप से इन झीलों को। बात समझ में आ रही है। और ये खारे पानी की झीलें होती हैं। तो ये सारी चीजें जो है आपको यहाँ पर याद रखना पड़ेगा। अच्छा, पूर्वी तटीय मैदान की बात कर लेते हैं। पश्चिमी तटीय मैदान की बात कर ली हमने, पूर्वी तटीय मैदान की बात कर ले। तो पूर्वी तटीय मैदान में जो भैया तमिलनाडु का तट है इसको कहते हैं कोरोमंडल तट। तमिलनाडु के तट को कोरोमंडल तट कहते हैं, ठीक है ना, यहाँ पर याद रखना है आपको। और इसके अलावा ऊपर उत्तर में जाएंगे तो आंध्र प्रदेश मिलेगा। आंध्र प्रदेश में कृष्णा और गोदावरी नदियों का जो मुहाना है, गोदावरी और कृष्णा नदियों का मुहाना है जो आंध्र प्रदेश में, उसे हम आंध्र प्रदेश के तट को उत्तरी सरकार तट कहते हैं। क्या कहते हैं भैया, उत्तरी सरकार तट कहते हैं। और उड़ीसा के जो तटीय क्षेत्र है उसको हम उत्कल तट कहते हैं। ओडिशा के क्षेत्र को हम क्या कहते हैं, उत्कल तट कहते हैं। तो उड़ीसा का तट, उत्कल तट, आंध्र प्रदेश का तट तो उत्तरी सरकार तट, और तमिलनाडु का तट कोरोमंडल तट, केरल का तट मालाबार तट, है ना, कर्नाटक का तट, है ना, तो कन्नड़ तट, और गोवा और महाराष्ट्र का तट या गुजरात का तट इसे कोंकण तट कहते हैं, ठीक। तो ये सारी चीजें जो है आपको यहाँ पर भैया याद रखनी है, ठीक। चलिए, तो इतनी सारी चीजें जो है हमने आज के इस वीडियो में हमने देखा है। उत्तर भारत के मैदान को, पश्चिमी तटीय के मैदान को, पूर्वी तटीय मैदान को, तो तीनों हमने जो मैदान, भारत का जो तटीय मैदान है और उत्तर भारत का मैदान है, इसको हमने लगभग पूरी तरह से कंप्लीट कर लिया है ना। तो आपको एक प्रश्न यहाँ पर हम छोड़ के जाएंगे, बताइए भैया चिल्का झील जो है पश्चिमी तटीय मैदान में है या फिर पूर्वी तटीय मैदान में है। आपको बताना है पुलिकट झील पश्चिमी तटीय मैदान में है या पूर्वी तटीय मैदान में है, ठीक है ना। चलिए, ये कुछ क्वेश्चन है आज के लिए। और अगला क्वेश्चन एक हम दे दें,
इसरो की एक संस्था है भैया, जिसके कहते हैं सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र। ये लॉन्चिंग पैड है, श्रीहरिकोटा द्वीप में स्थित है, आंध्र प्रदेश में, है ना। पुलिकट झील वहीं पर है पास में, ठीक। तो इसरो की स्थापना कब हुई थी ये आपको बताना है, और इसरो की वर्तमान में हेड कौन है ये आपको बताना है। ये प्रश्न आप लोगों के लिए हम यहाँ पर छोड़ करके जो है दोस्तों जा रहे हैं। तो दोस्तों इसी तरह से बने रहिए हमारे साथ में, मिलते हैं अगले वीडियो के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद आप सभी का।